सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आपदा, अविश्वास और शिक्षा की। आपदा, पैंडेमिक यानी कोरोना का इफेक्ट। कोरोना के आने के बाद पूरा विश्व एक अलग परिदृश्य में बदल गया है। हर एक तरफ अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक आशा, निराशा, इस टाइप का अलग अलग जगह माहौल है। इस निराशा भरे माहौल में भी शिक्षा जो इस देश के लिए बहुत महत्व रखती थी, क्योंकि स्वास्थ्य डेफिनेटली ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण रीढ़ होती है किसी देश की, उस रीढ़ पर भी बहुत बड़ी चोट पहुंची है इस आपदा के समय में। इस आपदा के समय में शिक्षा देना जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी आज जो समय सबको चैलेंज फेस आ रहा है, वो है पेरेंट्स के साथ सामंजस्य बैठाना। केवल शिक्षा देना चैलेंज नहीं रह गया, उनके सामने चैलेंज ये है कि कैसे हम पेरेंट्स को ये बता पाएँ कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो किस तरीके से दे पा रहे हैं, क्या उनके बच्चों को समझ में आ रही है, कितना समझ में आ रही है, और उसके अलावा किस तरह से फ़ीस जो है जो हम उनसे चार्ज कर रहे हैं वो फ़ीस किस तरह से जस्टिफाइड है। तो इन सब मुद्दों के पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एनी बेसेंट स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल मोहित यादव जी। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और चूँकि जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि सीधा सवाल में हम सीधे सीधे मुद्दों की बात करते हैं, तो सीधे मुद्दों पर हम पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे आपदा के समय में शिक्षा को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल आशीष जी, किसी भी टीचर से सीधा सवाल किया जाता है तो सीधा सीधा जवाब मिल जाता है, तो अच्छी बात है कि हम सीधे सवाल में सीधा सीधा जवाब देंगे। पहली चीज़ तो ये है, हम समझें कि ये आपदा क्या थी। अगर एक अलग एंगल से देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपदा को एक बड़ी विषम परिस्थितियाँ मानते हुए उसको क्रिटिसाइज़ करते जाएंगे और कहेंगे कि इसने पूरी हमारा जीवन को समाप्त कर दिया। लेकिन इसका आप दूसरा स्वरूप भी देखिए कि अगर हम इसको इस तरह से लें कि ये आपदा एक चुनौतियां थी हमारे सामने, कुछ समस्याएं हैं, कुछ चीज़ें नई पैदा हुई हैं, तो हमें उससे लड़ना है और हमें उसके पार पाना है। मेरी ज़िंदगी की खुद की अपनी एक फ़िलॉसफी है और मैं उस फिलॉसफी को ऐसे ही लेता हूँ, आई टेक द लाइफ एज इट कम्स। तो जैसी ज़िंदगी आती है मैं वैसा उसको लेता जाता हूँ। बिल्कुल। और इसको सामान्य सीधी भाषा में समझा जाए तो आजकल IPL का ज़माना चल रहा है, तो उसमें समझा जाए तो जैसे एक मैच में एक बॉलर बॉलिंग करता है और एक बैट्समैन उसको खेलता है, तो ये बॉलर बॉलिंग करने से पहले सोच चुका होता है कि मुझे अगली 6 बॉल कैसे फेंकनी है जी। और जो बैट्समैन होता है उसको तो मालूम ही नहीं होता है कि बॉल कैसे आएगी, लेकिन फिर भी ये बैट्समैन उन 6 बॉल को खेलता है और अच्छे से खेलता है। जो बैट्समैन हर बॉल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता जाता है तो वो रन बनाता है, और जो एडजस्ट नहीं कर पाता है वो आउट हो जाता है। यही हमारे सामने चैलेंज है कि ये आपदा हमारे सामने कुछ चुनौतियां लेकर आई है, तो हमें उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना है, और एडजस्टमेंट्स हमको करने हैं सीखने के साथ साथ। तो जैसा जैसा ये आपदा हमको सिखाती जाएगी, हमारे जीवन को हमको जीवन में कैसे जीना हमको ये सिखाती जाएगी, तो शायद ये आपदा ही नहीं रहेगी। बिकॉज ये भी कहा जाता है ना कि लाइफ इज़ द बिगेस्ट टीचर, ज़िंदगी सबसे बढ़िया चीज़ें सिखाती है। तो इसने हमको अभी आपदा में बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखा दी हैं, हमें कैसे जीवन यापन करना है, मिनिमम लाइफ लिविंग क्या होती है, ये हमको नया कंसेप्ट मिला है कि मिनिमम लिविंग ऑफ लाइफ क्या हो सकती है, स्टैंडर्ड्स हमें कैसे रीडिफाइन करने हैं, हम कैसे हमारे हेल्थ और सैनिटाइजेशन को रीडिफाइन करेंगे, हमें कैसे अपनी लाइफ की नीड्स को रीअसेस करना है। तो ये सारी चीज़ें जब हमको लाइफ ने सिखा दी है तो शायद आपदा तो है ही नहीं। लेकिन आपदा इसलिए नहीं कहूँगा कि इस आपदा में हमको मिली कुछ नई चुनौतियाँ और हम उन चुनौतियों को पार पा लेंगे तो ये सारे हमारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगा। तो आई टेक इट एज अ लर्निंग ऑफ द लाइफ। और इन चुनौतियों में जो अवसर है हमारे सामने, तो अवसर तो भुनाने के लिए होते हैं। जिन लोगों ने ये अवसर भुना लिए तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, और जो क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे वो अनसक्सेसफुल रहेंगे। नहीं, लेकिन 23 मार्च को जैसा अचानक एक लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के बाद स्थितियां बिल्कुल बदल गई। बिल्कुल। और
चूँकि सब जगह स्थितियाँ बदली तो शिक्षा का भी जो लोग शिक्षा के बारे में जो लोगों की सोच थी वो बदली। तो इस शिक्षा में जो पूरा बदलाव आया, इस पूरे बदलाव को कैसे देखते हैं आप? डेफिनेटली ये एक मेजर चेंज था, बहुत बड़ा बदलाव है। कम से कम भारत के लिए तो बहुत बड़ा बदलाव है हिंदुस्तान में। कारण ये कि 23 तारीख को लॉकडाउन लगा, एकदम से लगा। हम में से कोई भी इस परिस्थिति के लिए तैयार ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसमें हमें बिल्कुल घरों से बाहर निकलने के लिए मौका ना मिले। शिक्षक जो हमेशा पढ़ाता ही तब था जब उसके सामने बच्चे बैठे हों। ऐसा हम में से किसी ने सोचा ही नहीं था कि हम कभी ऐसा कुछ होगा कि हमारे सामने बच्चे नहीं होंगे और हमें उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं था। और टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो फेस टू फेस टीचिंग के अंदर ही गत होता है। लेकिन स्थिति को भांपते हुए, चीज़ों को समझते हुए जो आवश्यक बदलाव करने थे वो सारे बदलाव किए गए। और जैसा हम कहते हैं कि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जहाँ पे हमेशा हमें सीखते रहना होता है और आगे बढ़ना होता है। सभी शिक्षकों ने भी यही काम किया कि भले चाहे 23 तारीख को लॉकडाउन लगा, समय कम था, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि अधिकांश स्कूलों ने फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में पढ़ाना शुरू कर दिया था ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। और ये ऑनलाइन एजुकेशन वो माध्यम था जिसके लिए कोई तैयारी नहीं था, किसकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी, परंतु 10 दिनों के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर ये शिक्षक समाज ने अपने आप को सिखाया, ट्रेन किया, डेवलप किया, स्वतः सीखा, नई टेक्निक्स निकाली और बच्चों को शिक्षा देना शुरू की। तो बदलाव आया है और ये बदलाव ऐसा था जिसमें हर एक व्यक्ति जो इस समाज में, जो शिक्षक समाज में होता है, उसने सीखा और सीख के अपने आप को डेवलप किया और आगे बढ़ाया। तो एक बदलाव जो था मेजर वो था सीखने का और सीख के आगे बढ़ने का। तो नेचुरल हम सब बढ़े और एक अच्छे चीज़ के लिए आगे बढ़े जो कि था डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिसको हमने समझा और हम उसको आगे बढ़े। फॉरेन कंट्रीज़ में हमने कई बार ये नाम सुना था कि वहाँ पे वो लोगों के पास ऑप्शन होता है कि बच्चा अगर स्कूल नहीं आता है तो भी वो पढ़ाई कर सकता है। हमने हमारे हिंदुस्तान में कभी ये चीज़ सीखी नहीं थी कि बच्चा अगर स्कूल नहीं आएगा तो कैसे पढ़ाई होगी। इसने ये अवसर प्रदान किया, हमने वो अवसर को ग्रैब किया है, सीखा और आगे बढ़ाया। आज मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश स्कूलों में ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, अच्छे से दी जा रही है और डिलीवरी हो रही है। नहीं, लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं कि शिक्षा दी जा रही है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स का जो सोच आ रहा है कि नहीं, हमको और जो डिलीवरी आपकी तरफ से मिलनी चाहिए, स्कूल जैसा डिलीवर करना चाहिए, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो फिर ये जो उनके मन में ये जो निराशा है या मन में जो एक भाव है संकोच का, वो फिर क्यों पैदा हो रहा है? फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमेशा से होगा, क्योंकि क्या है, ये बदलाव एक प्रक्रिया है और जब बदलाव होता है तो रेजिस्टेंस सबसे पहले आता है। कुछ लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा कारण जो मेजर चीज़ रही कि जो पेरेंट्स में अविश्वास आया या पेरेंट्स नहीं कर पाना चाहते हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन को, बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि ये आर्टिकल्स भी ऐसे निकले कि साहब अब ऑनलाइन एजुकेशन रहेगी तो बच्चों की आंखें ख़राब हो जाएंगी, एक्सपोजर लेवल बनेगा। पर ये भी तो सोचिए कि इसके कुछ डिफाइन नियम बनाए गए, रूल्स बनाए गए कि हमें कितनी देर बच्चे को एक्सपोज करना है, कितनी देर ऑनलाइन क्लासेस देनी है। पेरेंट्स ने इसकी तरफ नहीं सोचा। पेरेंट्स ने सोचा मेरा बच्चा पढ़ाई करेगा, ऑनलाइन पढ़ाई करेगा तो उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। पर पेरेंट्स ने ये नहीं देखा कि जब वो घर के अंदर दिन भर बैठा था तब भी तो दिन भर टीवी और मोबाइल के माध्यम से ही वो अपने आप का समय व्यतीत कर रहा था। तो अगर वो मोबाइल में पिक्चर देखेगा तो उसकी आंखें खराब नहीं होंगी, टीवी देखेगा तो पिक्चर खराब नहीं होगी, उसकी आंखें खराब नहीं होगी, गेम खेलेगा, वीडियो गेम खेलेगा तो आंखें खराब नहीं होगी, लेकिन अगर पढ़ाई करेगा तो उसकी आंखें खराब होंगी। ये द्विअर्थी चीज़ें समझ में नहीं आई। तो इसके पीछे जो था वो पेरेंट्स का कहीं ना कहीं एक छोटा सा अपने अभाव भी थे, जिस कारण से वो नहीं करना चाह रहे थे, जिस कारण से उन्होंने क्रिटिसाइज किया और उनको लगा
कि अगर मैं इस ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेप्ट करूँगा और इसको मानते हुए आगे बढ़ाऊँगा तो शायद मुझे फ़ीस भी जमा करनी पड़ेगी, और फीस इस समय पेरेंट्स के लिए एक बड़ी दुखती नस है। नहीं, लेकिन आप चूंकि ऐसी बात कर रहे हैं तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आप पेरेंट्स पर डाल रहे हैं। आप ये पेरेंट्स पे क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं कि पेरेंट्स इस टाइप की बातें जो कर रहा था वो शायद इसलिए कर रहा था क्योंकि पेरेंट्स फीस नहीं देना चाह रहा था, उसकी आर्थिक कमजोरी के कारण, इसलिए वो शायद ऐसा बात करने उस वक्त देखिए, मानना पड़ेगा कि आपदा के प्रबंधन के समय में जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हुई और हर एक व्यक्ति की अपनी पर्सनल इकोनॉमिक फ्रंट्स पे डाउन हुआ, इनकम ही नहीं हो रही थी, तो नेचुरली कि उसके पास समस्याएं थी और उन समस्याओं को हमें पार पाना था, तो उसके पास फीस एक चुनौती थी जो नहीं वो जमा कर पा रहा था। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सिर्फ फीस के कारण से उसने क्रिटिसाइज़ किया या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनी, बट फीस भी एक मुद्दा रहा उसके अंदर कुछ लोगों के साथ। कुछ लोगों की ये रहा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, उनके पास वो सुविधाएं नहीं थी, तो वो नहीं इसको समझ पाया ऑनलाइन एजुकेशन को। और एक जो मेजर चीज़ रही वो ये कि जो हम कहते हैं एजुकेशन हमेशा फेस टू फेस एजुकेशन रहती है, तभी बच्चों की सही चीज़ें होती हैं। जब वो फेस टू फेस नहीं मिली, शुरुआती दौर में ऑनलाइन एजुकेशन रहा, लोगों को समझ में नहीं आ पाया उसके कारण, तो ये अविश्वास वहाँ से पैदा होना शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आज आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 80 to 90% पेरेंट्स इस ऑनलाइन एजुकेशन से ओतप्रोत हो गए हैं, स्ट्रीमलाइन हो गए हैं, तो उनको अब समझ में आने लगा है। हाँ, लेकिन इस बदलाव के दौर में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अविश्वास डेफिनेटली पैदा हो गया है। नहीं, लेकिन जब ये अविश्वास पैदा हुआ, और जैसा लोग बोलते हैं, मैं एक पॉइंट करूँगा कि शिक्षा एक मंदिर है, तो स्कूल को भी एक मंदिर का दर्जा दिया गया है। इस मंदिर में बैठे हुए भगवान, शिक्षक के रूप में भगवान बैठे हुए हैं, तो फिर आपको नहीं लगा कि क्या इमीडिएटली एक ऐसा हुआ कि आपदा आई अचानक से, और अचानक से आपदा आते ही सब कुछ ये भगवान और ये जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, भगवान और भक्त के बीच में जो एक विश्वास था, सब बिल्कुल कोलैप्स हो गया, ख़त्म हो गया? नहीं, ये एक बड़ी छोटी सी प्रक्रिया रहती है, उस दौरान हुआ है। और इसको कुछ ऐसा समझा जाए कि आज भी सभी स्कूल्स जो हैं वो शिक्षा के मंदिर ही हैं। सभी विद्यालय अपनी पूर्ण क्षमता से, और सभी टीचर जो वहाँ पढ़ाते हैं, ये शिक्षक समाज जो है वो अपनी हर भरपूर मेहनत से पढ़ाने में लगा है। आप इस चीज़ को समझिए कि ये शिक्षक अपने घर में रहते हुए अपने घर के काम भी कर रहा है और पढ़ा भी रहा है। वो अपने घर को भी संभाल रहा है और आपके बच्चों को भी संभाल रहा है और पढ़ाने की भरपूर प्रयास करता है। वो कोशिश करता है जब वो ऑनलाइन एजुकेशन घर से दे रहा है तो उसके घर में उस वक्त खाना नहीं बने, क्योंकि अगर कुकर की सीटी बजी तो उसके बच्चों को सुनाई देगा, वो डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, तो वो खाना नहीं बनाता, वो सिर्फ उस वक्त पढ़ाता है। उसने इस चीज़ का ध्यान रखा कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो डिलीवर हों, आगे बढ़ें, उनको उनकी कंटिन्यूस एजुकेशन जो जारी रहना चाहिए वो जारी रहे। तो शिक्षक अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयासरत रहा। बच्चे जो इन टीचर्स के साथ जुड़े रहते हैं उनका इनके साथ बड़ा अच्छा जुड़ाव रहता है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो एक बड़े फाइन रिलेशनशिप के साथ जुड़े होते हैं। बच्चे का अपने टीचर के प्रति बहुत बड़ा भाव होता है और उसी भाव के कारण वो पढ़ता भी है। ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जो टीचर जब बच्चे के साथ इंटरैक्टिव रहता है और बच्चे उसके साथ में पढ़ते हैं तो या इंटरेक्शन रखते हैं तो उसकी लर्निंग जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे लर्निंग हो रही थी, बच्चे जुड़े भी हुए थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन अब इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक थर्ड एंगल इन्वॉल्वमेंट हुआ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड असेसमेंट ऑफ पेरेंट्स। जब ये थर्ड एंगल इन्वॉल्व हुआ पेरेंट्स का इसमें, और पेरेंट्स ने बच्चों के सामने ही कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करना शुरू किया, टीचर्स को, टीचिंग फ्रेटर्निटी को, स्कूल्स को, इन सब को जब उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तब ये बच्चा अपने टीचर से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगा, क्योंकि बच्चा भी वही सीखता है जो उसके पेरेंट्स कर रहे थे। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, एक स्ट्रीमलाइन सिंगल लाइन की जगह ट्रायंगल बन गया था। एक एंगल पे टीचर था, एक कोने पे
बच्चा था और एक कोने पे पेरेंट्स था। जिन जगह पे, जिन स्कूलों में टीचर, पेरेंट्स और बच्चों में बहुत अच्छा सामंजस्य बैठ गया, तो वहाँ तो मैं कहता हूँ ना, बिल्कुल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। टीचर हूँ, टीचिंग वाली भाषा ही कभी इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन कहाँ जहाँ एंगल नहीं बन पाया और जिस जगह नहीं बन पाया, तो पता लगा कभी वो एंगल कुछ और हो गया, तो वो ट्रायंगल न बनते हुए कोई और शेप लेता चले गए। तो थोड़ा सा यहाँ समस्या रही कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पीपल और उनका ट्रस्ट जो था टीचिंग के ऊपर, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ के ऊपर और टीचर्स के ऊपर, जब पेरेंट्स ने खोया तो यहाँ चीज़ें आई। लेकिन इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि इतना सब होने के बावजूद आज भी टीचर्स ने अपने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी अपनी आवाज़ रेज नहीं करी और अपना विश्वास रखा कि हम हमारे बच्चों को पढ़ाते रहेंगे और ये बच्चे हमसे पढ़ते रहेंगे और पढ़ेंगे तो सतत आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं, लेकिन जो आपने बोला कि टीचर्स के मन में ये भाव नहीं आया, लेकिन पेरेंट्स के मन में तो है। पेरेंट्स के तो पेरेंट्स के साथ फिर ये मैनेजमेंट या टीचर, या अगर लग रहा है कि इस प्रकार का एक अविश्वास पैदा हो गया है, टीचर इस बात को नहीं लेके सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेरेंट्स जो है, जो उनके मन में अविश्वास है, वो क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं? फिर मैनेजमेंट इसके लिए स्टेप क्यों नहीं ले रहा है? देखिए, इसको समझना पड़ेगा दो तरीके से। पहला कि हर एक व्यक्ति इसमें कोशिश कर रहा है कि सामंजस्य बैठा जाए, चाहे वो स्कूल का प्रबंधन हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, हर एक ने अपनी अपनी तरह से कोशिश करी कि जो बेस्ट हो सकता है वो दिया जाए, सॉल्यूशंस हों, हम आगे बढ़ें और सामंजस्य बना के पेरेंट्स के साथ में चीज़ें सॉल्व हो जाए जी। पर यहाँ ज़रूरी ये है, जो दूसरा पॉइंट मैं कहना चाह रहा था, वो ज़रूरी ये है कि यहाँ पे पेरेंट्स को कभी कभी अपने आप को स्कूल की जगह रखना पड़ेगा और स्कूल को अपने आप को पेरेंट्स की जगह रखना पड़ेगा। वो क्या हो रहा है कि अभी हम टेनिस का मैच खेल रहे हैं तो स्कूल पेरेंट्स की तरफ बॉल फेंक देता है, पेरेंट्स स्कूल की तरफ बॉल फेंक रहा है। अभी बॉल रैली करने की जगह हम इसको समझें और दोनों लोग एक तरफ आ जाएंगे तो ये मैच जो रैली का है ये ख़त्म हो जाएगा, वो मैच हो जाएगा कि भैया एक तरफ आ गए हैं। हम स्कूल को समझेंगे पेरेंट्स और स्कूल पेरेंट्स को समझेंगे तो जो सॉल्यूशंस हैं वो निकल के अपने आप आएंगे, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, लेकिन सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, हमें एक कहना चाहिए ना, एक ब्रिजिंग करनी पड़ेगी, वो ब्रिजिंग नहीं हो पा रही है। अच्छा, यहाँ ये विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि सभी पेरेंट्स में अविश्वास हो। अगर अविश्वास होता तो ये ऑनलाइन क्लासेस में 70-80% बच्चे की प्रेजेंस होती ही नहीं। तो ये 70-80% पेरेंट्स में तो विश्वास है, आज भी उनका स्कूल और स्कूल एजुकेशन के प्रति पूर्ण विश्वास है, तभी तो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ये अविश्वास जो है वो थोड़े से ये 10-20% पेरेंट्स के बीच में है, और वो जो 10-20 पेरेंट्स हैं ये थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ हो गई है, इसको ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, तो ये लगने लगा कि साहब बड़ा जुल्म हो रहा है। पर ऐसा, मैं टीचर भी हूँ और मैं एक पेरेंट भी हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं तो दोनों तरफ से सोचता हूँ। नहीं, लेकिन आपने चूँकि बोला, जैसे अभी आपने बोला कि चूँकि 70-80% अटेंडेंस आपकी आ रही है बच्चों की, तो कहीं ना कहीं अविश्वास इतना बड़ा नहीं है। वो 15-20% पेरेंट जो है वो शायद उनकी आवाज़ थोड़ा ज़्यादा बुलंद कर रहे हैं, तेज़ कर रहे हैं, इसलिए शायद सुन रही हुआ है। लेकिन आप एक स्टेट बोर्ड स्कूल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल है आपका, तो आपको नहीं लगता कि स्टेट बोर्ड स्कूल में एक समस्या ज़्यादा आ रही है? फिर CBSE के साथ ये ठीक है? बिल्कुल, CBSE मैं इसको दोनों तरफ से बात करता हूँ, क्योंकि शिक्षक समाज में हो तो मैं दोनों तरफ के बोर्ड्स भी हैं, MP बोर्ड स्कूल्स भी हैं, CBSE स्कूल्स भी हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा कि CBSE स्कूल्स कहीं ना कहीं थोड़े से सक्षम होते हैं। MP बोर्ड स्कूल्स भी अपने आप में सक्षम हैं, अगर वो डिलीवरी देना चाहते हैं तो डिलीवरी हो सकती है और होती भी है, और कई MP बोर्ड स्कूल्स ने भी डिलीवरी देने की कोशिश करी। बट बात कहीं ना कहीं आके पूरी तरीके से एक इकोनॉमिक वायबिलिटी पे आके अटक जाती है। अभी जो स्कूल MP बोर्ड का है एक न्यूनतम फीस में पढ़ा रहा है और जिस
कैटेगरी ऑफ स्टेटस ऑफ पेरेंट्स को पढ़ा रहा है, उनके पास क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसके ऊपर चल रही है। तो कोशिश तो ये एमपी बोर्ड स्कूल्स ने भी करी और कर ही रहे हैं, बट जो रेसिपिएंट साइट है वो अपने आप में कितना तैयार है ये सोचने वाली बात है। क्या हम देखें, क्या हर एक विद्यार्थी के पास लैपटॉप है? क्या हर एक विद्यार्थी के पास मोबाइल है? और अगर मैं कहूँ कि हर एक विद्यार्थी के पास गैजेट्स हैं, तो क्या हर एक विद्यार्थी के घर में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है? और उस स्तर की इंटरनेट सुविधा जो लाइव वीडियो लेक्चर्स को या हाई रेजोल्यूशन वीडियो लेक्चर्स को उनको स्ट्रीम कर सकें? कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी की। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए था हमारे देश में डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के प्रति जाते हुए, वो अभी भी शायद उपलब्ध पूर्णतः नहीं है। हम सिर्फ शहर की क्यों बात कर रहे हैं? हम शहर से थोड़ा हटके बात करते हैं, इंदौर से थोड़ा आगे चलें, इंदौर से धार के बीच में कुछ गांव आते हैं, क्या वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं? उनको पढ़ाई का क्या अधिकार नहीं है? उनको भी अधिकार है, पर क्या उस गांव तक इंटरनेट की सुविधा उतनी दी गई है? नहीं है। तो वहाँ पे दूसरे मैकेनिज्म डिवाइस किए गए। एक बहुत अच्छा मेथड निकल कर आया था बीच में, जिसका नाम कहा गया था मोहल्ला स्कूल। ये मोहल्ला स्कूल क्यों बनाए गए? कि ठीक है कि अब सब बच्चों को स्कूल तक नहीं जाना पड़ेगा या बड़ी मात्रा में स्कूल में बच्चे इकट्ठे नहीं होंगे। जो टीचर होते थे वो घर से निकल के इन मोहल्लों में पहुंचते थे और उस मोहल्ले में जो 2, 4, 5, 10 बच्चे उस स्कूल के होते थे, किसी की एक जगह पे बैठ के, चबूतरे पे बैठ के, किसी घर के अंदर बैठ के वहाँ पे उन 5-10 बच्चों की 15 की पढ़ाई कराई, कुछ तरह से उनको इन्वॉल्व किया ताकि वो सीखते रहें, उनकी डेवलपमेंट होती रहे। तो ये उस छोटे से गांव का एक डेवलपमेंट था। ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, प्लान ए प्लान बी होता है, तो ये निकल कर आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मैं मानता हूँ कि रेसिपिएंट साइड जो है, जो स्टूडेंट साइड है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी जो होनी चाहिए थी वो पूर्णतः 100% स्टूडेंट्स के पास नहीं है। जिन 70-80% पेरेंट के पास में है वो कर पा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारी बिल्कुल सहानुभूति है, कोशिश होनी चाहिए कि किस तरह से हम उनको भी इनकॉर्पोरेट कर पाएँ, बट थोड़ा सा समय लगेगा। सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कुछ नए मेथडोलॉजीज डिवाइस करने पड़ेंगे। इतना सन्नाटा, मतलब वो कहते हैं ना, एक मुझे फिल्म का डायलॉग आता है याद कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो ये सरकार की तरफ से इतना सन्नाटा क्यों है? देखिए सब सरकार की तरफ से सन्नाटा है, क्यों है, ऊपर वाला मालिक है, क्योंकि ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉपर डेवलपमेंट्स या सॉल्यूशंस निकल के आने चाहिए। सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि वो क्या कर सकती है और क्या वो बेस्ट करना चाहिए। परंतु एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि हर बार अगर कोई मुसीबत हो तो क्या हम सरकार से ही पूछने जाएंगे? क्यों नहीं हम लोग आपस में मिलके इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं? हम क्यों नहीं इन चीज़ों को समझें कि क्या बेस्ट हो सकता है, तो हम उसको डेवलप करके डिलीवर करें? ये हमारा काम है। निश्चित सरकार को अभी तक विगत 7 महीनों में ऐसे कुछ स्टेप्स उठा लेने चाहिए थे जिसमें ये जो शिक्षक समाज है, ये शिक्षा का जो पूरा वर्ग है, इसमें डेवलपमेंट्स हो सकते थे और उन्हें करने चाहिए थे। और आज से नहीं, ये विगत कई सालों से होने चाहिए थे। इस साल का एक मेजर डेवलपमेंट है कि गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति ले आई है। इस नई शिक्षा नीति के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जिसमें डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कही गई है और वो चाहते भी हैं कि ये हो जाए। वेल एक्सेप्टेड, वेल टेकन कि गवर्नमेंट के इंटेंशंस अच्छे हैं, लेकिन उस इंटेंशंस के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए, तो गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट प्लानिंग्स होनी चाहिए थी, वो शायद अभी मिसिंग है और सरकार को अब उसके ऊपर सोचना तो पड़ेगा। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको वो सरकार को उस पर काम करना पड़ेगा। साथ ही
अच्छे नागरिक होने के नाते ये हमारा भी कर्तव्य रहेगा कि सरकार जो चाह रही है हम भी उसमें अपना सहयोग दें, क्या बेस्ट कर सकते हैं और हम क्या डेवलपमेंट में सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए हमें भी आगे आना नहीं, लेकिन एक बात जो अभी मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा कंसर्न हो रहा है कि शहर के स्कूल, अगर मैं इंदौर बात करूं, भोपाल बात करूं, मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर तो ठीक है। जब गांव में बात कर रहे हैं तो चूंकि मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन फिर तो उनके लिए सार्थक ही नहीं है। तो इसका मतलब आज जो है उनको कोई शिक्षा मिल नहीं रही है। तो हम माने कि आज हम अक्टूबर में हैं, अक्टूबर के एंड की तरफ हैं, तो अब तो समय बीत गया उनके लिए, तो ये पूरा साल खराब हो गया उनके लिए। अभी पूरा साल तो नहीं खराब हुआ, इस साल हम बढ़ा सकते हैं। ये तो कहीं नहीं लिखा कि साल 31 मार्च को आके ख़त्म हो जाएगा। ये तो फाइनेंशियल ईयर है जो 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। हम क्यों नहीं ऐसा करें कि इस साल जो हमारा एजुकेशन ईयर है उसको मार्च में ख़त्म करने की जगह अप्रैल और मई तक ले जाएं। अगर हम देखें इफ़ेक्टिवली मार्च में जाके लॉकडाउन लगा था, अप्रैल ही एक ऐसा महीना होता है जिसमें पढ़ाई होती है, उसके बाद मई जून छुट्टी हो जाता है और फिर जुलाई अगस्त सितंबर ये चीज़ रहती है। कई सारे विद्यालयों में अप्रैल और जून में नहीं पढ़ाई हो पाई, ये सॉल्यूशंस डेवलप नहीं हो पाए, तो 2 महीने का लॉस हुआ। उसके बाद से तो पढ़ाई धीरे धीरे सभी स्कूलों ने किसी न किसी माध्यम से शुरू कर दी। नहीं, मैं उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ जहाँ बिल्कुल नहीं शुरू हुआ कि अब ऐसे विद्यालय जहाँ बिल्कुल भी नहीं हो पाया, ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे विद्यालय जहाँ बिल्कुल भी कोई काम पढ़ाई नहीं हो पाई, स्कूल नहीं लग पाए, सॉल्यूशंस वहाँ भी पहुँचे हैं, किसी न किसी दूसरे तरीके से पहुँचे हैं। मैं एक स्कीम पढ़ रहा था जिसमें गवर्नमेंट ने ये किया था कि भाई जो पंचायत भवन है वहाँ पे टीवी लगा के टीवी के माध्यम से डिजिटल एजुकेशन दी जाएगी। शायद अभी वो पूर्णतः सक्सेसफुल नहीं, ये केवल किताबों में है। हाँ, ये और पेपर में और अखबारों में है। अखबार में अभी एक्चुअल होते हुए नजर नहीं आया। ये मीडिया की खबरें हैं। एक्चुअल बात ये है कि आप यहाँ से बाहर निकलिए, और मैं ये बता रहा हूँ बहुत यकीन के साथ और जिम्मेदारी के साथ कि आज मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं करूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। पूरे भारत में आज 70% स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। मैं नर्सरी से 8वीं की बात कर रहा हूँ। नर्सरी से 8वीं तक में भारत के 70% स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। आज तक एक भी चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है। ये चौंकाने वाले फिगर्स रहेंगे, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि आज के समय में ऑलमोस्ट काफ़ी सारे जो CBSE स्कूल्स में 20,000 CBSE स्कूल्स के बारे में तो बोल ही सकता हूँ कि वहाँ पे तो हो रहा है। जो स्टेट बोर्ड स्कूल्स हैं उन्होंने भी कोशिश करी है, किसी न किसी स्तर पे कोशिश करी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो पहुँचा रहे हैं। सक्सेसफुल भी हैं, अनसक्सेसफुल भी हैं, कुछ फेल भी हो गए, किसी कारण से नहीं हो पाई, पढ़ाई भी नहीं हो पाई, हम मानते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको हमें रीअसेस करना पड़ेगा और एक नए नीतिगत तरीके से हमें प्लान करना पड़ेगा कि हम कैसे बच्चों की शिक्षा दी जा सकती है। तो जैसे मैं कहता, अगर हम क्यों नहीं इस बार एक काम करें कि 2 महीने के लिए शिक्षा का कैलेंडर बढ़ा दें, 2.5 महीने और बढ़ा दें। इस बार हम परीक्षाएं जो लेंगे वो मार्च में लेने की जगह हम मई में ले जाएं। भाई ऑलरेडी छुट्टियां हो चुकी हैं, हम इसको बढ़ा दें तो जो टाइम लॉस है, और जैसे अब ऐसा सुनने में आने लगा है कि अब स्कूल्स खुलने की तैयारी है, केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस इशू करी दी हैं कि अब स्कूल्स खुल सकते हैं और इसको डिसाइड हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने अपनी स्थिति अनुसार लेगा। तो हम ये माने कि चलिए आने वाले कुछ समय में स्कूल खुल जाएंगे, और अगर हम पूरा सहयोग दें जिसके अंदर पालक, स्कूल, टीचर सब मिलके अपने बच्चे की पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और एक हाथ से ताली बजाने की जगह सब लोग हाथ मिला के ताली बजाएं, तो शायद आने वाले समय में जो बच्चे का लॉस है वो कवर किया जा सकेगा। थोड़ा सिलेबस कम किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट दिया था कि 30% सिलेबस कम किया जा सकता है। प्लानिंग करी जा रही है कि किस तरीके से और पढ़ाया जाएगा, कि किस तरह से हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाने हैं। अगर हम इन सब चीज़ों पे वर्कआउट करें तो बच्चे की जो बेसिक मिनिमम एजुकेशन लेवल है हम कम से कम वो अचीव कर सकते हैं। हाँ, यहाँ मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा, और मेरा ये मत है कि इस वर्ष सरकार को एक बात तो फर्म करके डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाए। बच्चे की परीक्षा तो होनी ही चाहिए, असेसमेंट हो, और उसका तरीके से असेसमेंट होने के बाद जब वो मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल अचीव कर ले, कॉम्पिटेंसी अचीव कर ले, तो
तो उसको अगली कक्षा में भेजा जाए। क्योंकि अगर इस वर्ष भी बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दिया तो ये लगातार दूसरा वर्ष हो जाएगा जिसमें बच्चों की पूर्ण परीक्षा और असेसमेंट हुए बगैर बच्चों को आगे की क्लास में पढ़ाया जाएगा। ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा और ये नुकसान लंबे अरसे तक जाएगा। तो यहाँ सरकार को सोचना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम बच्चों की शिक्षा को पूर्ण करें, कैसे हम उनको पढ़ाएं, किस तरीके से हमें करना है, टेक्निक्स क्या अडॉप्ट करनी है, क्या मेथोडोलॉजीज बनानी चाहिए ताकि संपूर्ण भारत में शिक्षा वापस से अपने ट्रैक पे आ जाए, चीजें चालू हो। और खास तौर से कहीं ना कहीं उन्हें इस बात पे भी काम करना पड़ेगा कि अगर ये जो अविश्वास पैदा हो गया है पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच में तो उसको भी खत्म करें। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो जिम्मेदार लोग इनके मैं बात कर रहा हूँ और बहुत ही गंभीरता से पूछना चाहूँगा कि ये जो जिम्मेदार लोग हैं, ये जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हैं? आज हम एक काफ़ी समय बीत चुका है, कोरोना को हम अडॉप्ट कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान चुके हैं और उस समय जब इसको हिस्सा मान चुके हैं और अभी हम समझ रहे हैं कि इसके साथ हमें और लंबा चलना है, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों बच रही है? यही प्रश्न मेरा है। और उसका प्रश्न का पहला चीज़ ये पूछना चाहूँगा, मार्केट खुल सकते हैं, मार्केट में लोग जा सकते हैं, उन्हें कोरोना नहीं होगा। एक सलून खुल सकता है जहाँ जाके सबसे क्लोज कांटेक्ट में आके व्यक्ति रहता है, जिसमें नाई बिल्कुल आपको टच करके आपके बाल काटता है, तब कोरोना नहीं होगा। सिनेमा हॉल में बच्चा पिक्चर देख सकता है, गाँव आदमी पिक्चर देख सकता है, तो उसे कोरोना नहीं होगा। कहीं खेल हो सकता है, वो स्पोर्ट्स खेल सकता है, स्पोर्ट्स क्लब जा सकता है, जिम में जाके वो मेहनत कर सकता है, तो कोरोना नहीं होगा। सिर्फ स्कूल में आएगा तो बच्चे को कोरोना हो जाएगा, ऐसा कहा। या समाज में क्या चीज़ से बचना चाहते हैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये पक्षपात है। अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान ही चुके हैं कोरोना को, तो धीरे धीरे यहाँ भी तो कोशिश की जाए। अगर हम कोशिश करेंगे तो समझेंगे, सीखेंगे। गलती हो सकती है, क्या अगर कहीं होगी तो उसको रेक्टिफाई की जाएंगे। हम नियम बनाएं, उसको सख्त नियम बनाएं ताकि वो पालन किए जाए। लेकिन अगर सख्त नियम बना के पालन करेंगे तो बच्चे स्कूल आना शुरू होंगे, शिक्षा वापस से अपनी पटरी पे दौड़ना शुरू करेगी। आप ये रैली के अंदर कोरोना हो जाए किसी को तो कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन स्कूल में हो जाए तो सब जिम्मेदार हो जाएगा, स्कूल जिम्मेदार हो जाएगा। जबकि स्कूल में बच्चा आएगा कितने घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। पेरेंट्स ही बोल रहे हैं कि आपसे हम नहीं मांग रहे कि आप हमको कुछ करें, लेकिन ये स्कूल इसलिए मांग नहीं कर रहा क्योंकि गवर्नमेंट हमको कह रही है कि आपको स्कूल बुलाने से पहले पेरेंट्स से एक डिक्लेरेशन लेना है। तो फिर ये कोई सामंजस्य बनेगा और सरकार स्कूल खोल नहीं पाएगी। तो वो देखिए ना, अभी हम 3 कोनों पे बैठ गए और तीनों कोने एक लाइन में नहीं आ पा रहे। वक्त भी बदलेगा, मंजर भी बदल जाएगा। सहम के तू अंधेरी रात में रुक न जाना, चलते रहना, राहों पे देखना, सुबह वाला वक्त। अविश्वास की स्थिति के बारे में क्लियर करें। सीधा सवाल के एपिसोड में आज हमने बात की आपदा, अविश्वास। कहीं ना कहीं इस शो के माध्यम से एक बात निकल के आई और मुझे लगता है कि ये बात समझने की जरूरत है। तो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें एक ट्रायंगल में पेरेंट्स है, स्कूल है और शिक्षक। अगर इस ट्रायंगल के सभी कोण एक दूसरे के पास समझने के लिए अगर ये लोग एक जैसा माहौल एक दूसरे को देते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो अविश्वास की स्थिति शिक्षा के मामले में बैठी है वो दूर हो जाएगी। दूसरा, फीस को लेकर जो अविश्वास पैदा हुआ है, मुझे लगता है कि यदि पेरेंट वो सच में आर्थिक रूप से ये समस्या आ रही है, यदि वो मैनेजमेंट के पास आकर अपनी बात रखता है तो मुझे लगता है ये अविश्वास भी दूर हो जाएगा। आपदा, अविश्वास और शिक्षा आज के एपिसोड में मुझे लगता है एक बात सरकार को लेकर पहुंच रही है। तो मुझे लगता है कि इस शो के माध्यम से अगर सरकार तक हमारी बात पहुंच रही है तो सरकार में बैठे लोग, जिम्मेदार लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं तो समझें आपदा के समय अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। बातचीत के माध्यम
आइए खुलकर बातचीत करिए और बात करके इस सिस्टम को सही करिए और आपदा अविश्वास के समय शिक्षा है शिक्षा तो आगे बढ़े। मुझे लगता है कि इस शो के माध्यम से हमने आपके सारे सवालों का जवाब दिया होगा। आपके पास आपके मन में कुछ सवाल ऐसे हैं जो छूट गए हैं तो आप हमें इस नंबर पर लिखें या ईमेल आईडी पर हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब सीधा सवाल के माध्यम से